और उनका ऑडिट हमको किस तरह से करना है, वो सबसे एक पहला इश्यू है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे अभी मोहित जी ने भी बोला कि भाई ये एक सेक्शन आ गया 44 AB में, और ये सब सेक्शन ये जो बोलता है कि कैरिंग ऑन बिजनेस टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 crore इन प्रीवियस ईयर, प्रोवाइडेड दैट aggregate of all amounts received, including amount received for sales turnover or gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5%। वो कहता है जी रिसीट जो है आपके 5% से ज्यादा नहीं है कैश में, और जो पेमेंट है वो भी 5% से ज्यादा नहीं है टोटल पेमेंट्स का। दिस क्लाउज shall have effect as if for the words 1 crore the word 5 crore rupees has been substituted। वो पांच एक की जगह 5 करोड़ हो गए। तो मतलब जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि जिनकी रिसीट, जो रिसीट की जब बात आएगी तो कहता है रिसीट 5% से ज्यादा नहीं है, तो जितने टोटल रिसीट है कैश रिसीट उसमें 5% से ज्यादा नहीं है, तो मतलब 5% तक अलाउड है। और वो रिसीट चाहे वो सेल्स की रिसीट हो, चाहे वो लोन की रिसीट हो, या चाहे किसी को कैश में आई है, मतलब बस रिसीट तो सारे इंक्लूड होंगे। फिर आप कैश का देखो कैश में कितना रिसीट हुआ। तो अगर ये दोनों वैसे पेमेंट का है कि पेमेंट उन्होंने की है, चाहे वो पेमेंट लोन की है, चाहे वो पेमेंट किसी एसेट खरीदने की है, चाहे वो एक्सपेंडिचर की है, वो सारे पेमेंट अगर उसका जो पेमेंट है उनका 5% से कम है आपका कैश पेमेंट, तो फिर ये आपको टैक्स ऑडिट मतलब 5 करोड़ तक नहीं कराना। तो 5 करोड़ तक छूट है, तो इसका मतलब जो अब 5 करोड़ से नीचे वाले के जो टर्नओवर जो इसमें कवर हो जाते हैं, उनको हम अगर उन्होंने उनको कहीं देना पड़ता है अपना बैलेंस शीट, चाहे उसने बैंक से लोन ले रखा हो या किसी और जगह कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कहीं से उन्होंने ग्रांट लेनी है, कहीं से कुछ लेना है, कहीं रेगुलेशंस कहीं ऑडिटेड बैलेंस शीट लाओ, ऑडिट रिपोर्ट लाओ। तो उस वक्त हमको उस क्लाइंट का किस तरह से हमको ऑडिट करना है और कौन से फॉर्मेट में हम लोगों को ऑडिट रिपोर्ट देनी, ये हमारा बेसिक इश्यू है आज का। जो जो टैक्स ऑडिट में कवर है तो वहां पर तो हम टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट देते हैं, ऑडिटर्स की रिपोर्ट देते हैं, भाई ये रिपोर्ट है। और वो क्योंकि जो और लोग जो है जो और ये प्रोपराइटरशिप फर्म है या चाहे पार्टनरशिप फर्म है, अगर क्योंकि उनके और लॉ में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको ऑडिट कराना है, तो जो वो ऑडिट कराती हैं टैक्स ऑडिट भी, उसमें भी वो जो रिपोर्टिंग होती है वो ट्रू एंड फेयर की होती है। उसमें पहले वो ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट देते हैं। और जो लोग ऑडिट करते हैं जहां उनका जैसे कंपनीज में जो कि कंपलसरी है उनको ऑडिट कराना अंडर द कंपनीज एक्ट, तो जब हम उसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देते हैं जो 3CA 3CB है, तो वो 3CA में जहां और जगह ऑडिट होता है तो हम ट्रू एंड करेक्ट की रिपोर्ट देते हैं। और रिपोर्ट किसके ऊपर होती है, केवल उसके ऊपर होती है 3CD के ऊपर, क्योंकि 3CD उसमें होता है। बाकी ऑडिटर्स के तो हम कहते हैं कि उसके हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा रहे हैं। बट जब हम पार्टनरशिप फर्म का जिनको जो टैक्स ऑडिट करते हैं तो उसमें ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट देते हैं वहां पर। तो इसलिए ट्रू एंड फेयर की जब रिपोर्ट की बात आती है तो सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करने पड़ते हैं इस पर ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट में। तो बेसिक इश्यू क्या है अभी कि हम इन लोगों का ऑडिट अगर करेंगे जो जिनकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है और ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करती हैं, तो और उनको कहीं ना कहीं वो ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी होती है, वो लोग हमारे पास आए कि साहब हमारा ऑडिट कर दो, तो हम यही सोचेंगे कि हम इनका ऑडिट का फॉर्मेट क्या लें, किस तरह से हम इसको रिपोर्टिंग करें। तो वो बेसिक इसमें एक इश्यू है कि जो कि हम आज इस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब जो किसी लॉ के अंदर कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है। इनकॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज सच एज पार्टनरशिप एंड sole proprietors are required to submit their audited financial statement to banks or any other authority but not covered by tax audit by new provision of section 44AB subsection A। What should be the audit format for it? उसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए और प्रोसीजर हम क्या फॉलो करेंगे। फिर उसे ऑडिटिंग प्रोसीजर का भी एक इश्यू आता है कि भाई फिर हम ऑडिटिंग प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे उसमें।
हमको ये भी देखना है, क्योंकि अगर हम उसका ऑडिट करते हैं तो इसका मतलब हम अटेस्टेशन सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। तो अटेस्टेशन सर्विसेज जब रेंडर कर रहे हैं तो ये भी बात है कि भाई ये तो ये दिस विल बी सब्जेक्ट टू द पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यूअर भी इसको रिव्यू करेगा, क्योंकि अगर आपका अटेस्टेशन सर्विसेज आजकल कवर्ड है पीयर रिव्यू में, तो वो उसको भी हमको ध्यान में रखना है कि जो पीयर रिव्यू जब करेगा तो वो भी देखेगा कि आपने जो जिस तरह से ऑडिट होना चाहिए था उधर से हुआ है कि नहीं हुआ, कंप्लायंस हुई कि नहीं है। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम इसका ऑडिट करें तो ऑडिट में कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इस पर लगते हैं, कोई अलग से लगते हैं या क्या क्या होता है उसमें। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो आज का इस सब्जेक्ट के ऊपर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बहुत टाइप के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं जो मैंने एक दफा पहले भी डिस्कस किए थे। एक तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, जो ऑडिट के बारे में बोलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड है रिव्यू के बारे में, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट या सारी बोलते हैं। तो वो रिव्यू के स्टैंडर्ड्स होंगे, तो वो रिव्यू है, वो ऑडिट नहीं है, तो उसके स्टैंडर्ड अलग हैं। तो उस पर हम रिव्यू के स्टैंडर्ड हम ऑडिट वाले पर नहीं लगाएंगे। कुछ SRE है, कोई SSRE है, कोई मतलब अदर सर्विसेज जो एश्योरेंस सर्विसेज है, SAE स्टैंडर्ड ऑन अदर सर्विसेज का जो है एंगेजमेंट के, कि कोई आपसे बोले कि आप हमारा अकाउंट शीट कंपाइल कर दो, तो उनके लिए अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। आप कोई आपसे बोले कि साहब हमारे को हमारा जो डेटर्स की पोजीशन है, ये डेटर्स में सब बड़ा हमको विश्वास नहीं आ रहा है कितने डेटर्स भी हैं, कि आप उनको वेरीफाई कर दो और ये आप प्रोसीजर फॉलो करो। तो उसके लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग टाइप के हैं। तो बट यहाँ जब हम ऑडिट की बात करते हैं, वो ऑडिट में लगभग हमारे पास वैसे तो 39 है, पर लेकिन जो तीन चार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कोई पर्टिकुलर टाइप के ऑडिट पर शुरू होते हैं, लगते हैं। तो इन ऑल अगर आप उनको छोड़ दीजिए तो 35 स्टैंडर्ड हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो कि सब पर लगते हैं, 35 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन वही आता है कि क्या ऑडिट ऑडिट का मतलब क्या है हमारा, और उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको, अगर हम ये वाला ऑडिट कर रहे हैं तो हमको कौन से स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, अगर हमने रिव्यू कर रहे हैं तो हम कौन से स्टैंडर्ड लगाएंगे, तो हम फिर उसके हिसाब से रिपोर्ट देंगे। तो बेसिकली जब ऑडिट की बात आती है तो हम ऑडिट बोलते क्या है, ऑडिट करने के बाद हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमको ये डिसाइड करना होता है क्या ये ऑडिट है या क्या रिव्यू है, या ये कोई स्पेशल एंगेजमेंट है जो इस पे ऑडिट प्रोसीजर जो हमको फॉलो करना है, तो किस तरह से क्लाइंट ने हमको बोला है। बट अगर आप ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं तो ऑडिटिंग में जो सबसे पहला ऑडिटिंग स्टैंडर्ड शुरू होता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दैट इज 200। और वो 200 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का वो ये बताता है हमको कि आप एक्चुअली ऑडिट का मतलब क्या है, और ऑडिट हम कब बोलते हैं, और ऑडिट करने के बाद हम करते क्या है, हम उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, और क्या हम कैसी रिपोर्ट इश्यू करते हैं। वो कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन व्हेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड fairly in all material respect or give a true and fair view in accordance with the framework। अब ये बात आ गई, वो कहता है कि अल्टीमेटली जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन का। बोलने का मतलब ये है कि जहां हम एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं कर रहे हैं तो वो ऑडिट नहीं है। कहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं साहब इन्होंने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो जिस तरह से मतलब जो इंडियन गैप के हिसाब से बना रखे हैं, तो वो तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन जो हुआ कि भाई उसने बना रखे हैं जो अकाउंट्स, वो उससे कंप्लाई विद होते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड में लिखा वो कंप्लायंस रिपोर्ट हो गई कि कंप्लायंस हो गई। या जी हमारे को तो बैंक वालों ने बोल रखा है कि भाई आपने लोन लिया हुआ है तो ये इस फॉर्मेट में रिपोर्ट दो, क्योंकि जो जो बैंक वाले बोलते हैं वो लिखो उस पर। वो ये नहीं मांगते कि साहब ये शो ट्रू एंड फेयर व्यू, वो ऐसी वाली रिपोर्ट नहीं मांग रहे।
तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की रिपोर्ट है, और वो हो सकता है उन्होंने उन पॉइंट पर रिपोर्ट मांग रखी हो, तो शायद वो कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, अलग से होती है। एक हम अभी मैं आपको बताऊं कि बेसिकली अगर आपको पहले कोई बोले कि आपने ऑडिट करना है, तो ऑडिट का मतलब यही होता है कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन करनी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिट का है। बट अगर वो हमसे बोलता नहीं साहब ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिपोर्ट नहीं देनी है आपने आपने तो ये रिपोर्ट देनी है, तो इसका मतलब वो रिपोर्ट, फिर उसमें क्वेश्चन ये आता है कि वो रिपोर्ट वो एक्सप्रेस वो क्या वो ऑडिट में आता है या कोई और स्टैंडर्ड हमने उसको लगाने हैं। तो वही हम आगे बताएंगे कि आपको किस टाइप का जो दूसरा टाइप का क्या टाइप का, वो जब ये बात कर रहा है कि गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क है। और वो फ्रेमवर्क कौन से फ्रेमवर्क के अंदर आप रिपोर्ट दे रहे हो, वो कहता है एक तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है और एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। और अगर आपको जो ये ट्रू एंड फेयर व्यू हम बात करते हैं रिपोर्ट देते हैं, वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर देते हैं। और जब हमको बोला जाता है कि नहीं सर ये देखो बैंक वालों ने बोला भी ये फॉर्मेट है, और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने बैंक से ये जो टर्म लोन ले रखा है या कैश क्रेडिट की लिमिट ले रखी है, तो उन्होंने लिखा कि जो हमने लोन के जो कंडीशंस थे वो आप हमारे को ऑडिटर से बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे को उसके ऊपर रिपोर्ट दें कि इन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जो लोन है टर्म लोन के या सीसी के कंप्लाई विद करते हैं, हमको ये रिपोर्ट चाहिए। तो क्वेश्चन है कि जब उनको ये रिपोर्ट चाहिए तो वो ट्रू एंड फेयर की बात नहीं कर रहे, ट्रू एंड फेयर की बात नहीं करेंगे। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, कि जो उन्होंने पैसा बैंक से लिया, आपने उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप ऑडिट करिए और हमको ये बाद में ये आप बताइए कि क्या इन्होंने जो हमने उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी जब उन्होंने लोन लिया था, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने कंप्लाई विद की है कि नहीं की हुई है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो तब तो इसका मतलब हम ये जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि कंप्लायंस की है कि नहीं की है। हमको ये नहीं पता है आपका ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है कि नहीं है। ट्रू एंड फेयर का वो बात, वो सब्जेक्ट अलग है कि ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब होता है। कि ट्रू एंड फेयर का प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, जो रेलिवेंट लॉज हैं वो सारे फॉलो किए हैं, और ये जो बाकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो किए हैं। और उन्होंने इसे सब फॉलो करने के बाद तो हम कहते हैं ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। जब कंप्लायंस फेयर वर्क की बात आती है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं और बैंक वाले बोलते हैं कि हमारे को आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, तो अब या तो बैंक वाले बोलेंगे कि नहीं सर हमारे को रिपोर्ट ऐसा दो, और खाली वो बोलते हैं कि हमको ऑडिट करवा के दे दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब वो खाली इतना बोलते हैं कि ऑडिट करा के दे दो, तो फिर तो हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से उनको रिपोर्ट देंगे। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि लास्ट में जो हम एक्सप्रेशन और ओपिनियन करेंगे वो हम ट्रू एंड फेयर की बात करेंगे उसमें, कि ट्रू एंड फेयर में ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है कि उन्होंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए हैं, और जो इनका जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनके हिसाब से उन्होंने बना रखे। तो क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, कहीं किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, बट हमारे पास एक जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है कि जनरली हम इस फॉर्मेट में हम देते हैं उसको, वो उन्होंने उस फॉर्मेट में दे रखा है। तो ये हमारा ट्रू एंड फेयर का मतलब हो गया। बट वो बैंक वाले अगर बोलते हैं साहब हमारे को ये वाली रिपोर्ट ऑडिटर से लाओ, ये फॉर्मेट है हमारा रिपोर्ट का, आप ऑडिटर से ये रिपोर्ट लाओ, और उस रिपोर्ट में अल्टीमेटली लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि भाई इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लोन बैंक से लिया हुआ है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई विद की है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन। अगर वो खाली हमने रिपोर्ट इस चीज की देनी है, मतलब हम ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हम कंप्लायंस की रिपोर्ट दे रहे हैं कि एक कंप्लाई विद की हुए इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऐसे ही कोई बोल सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर कोई ऑडिट करवा दे, कोई उन्होंने किसी से
मैंने कहीं से कोई फैसिलिटीज अवेल की है, कोई SEZ में, वहां उन्होंने कहा जी ये एक्ट है, इस एक्ट के हिसाब से आप बोला आपने इस एक्ट की कंप्लायंस की है नहीं की, हमको ये रिपोर्ट ला के दो ऑडिटर से, तो देन इट इज ए बेसिकली कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और हमने रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग है जहां हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं। पर जब हम ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं, अगर हमको बैंक वाले जैसे, तो किसी पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया हुआ है और उसको ऑडिट नहीं कराना, वो खाली वो क्योंकि 5 करोड़ से कम उसकी टर्नओवर है, तो उसने बोला कि भाई, बैंक वालों ने बोला जी आप हमारे को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, हर साल दिया करो हमको। तो वो कह रहे हैं, अब बैंक वाले उनको ये नहीं बोलते कि आपने कैसी ऑडिट ऑडिट करवाना है। तो इसका मतलब, वो ऑडिट का मतलब तो ये होता है कि ट्रू एंड फेयर का प्रेजेंटेशन हो, एक्सप्रेशन हो, ओपिनियन हो वहां पर, और एक्सप्रेशन ओपिनियन और ट्रू एंड फेयर हो, अनटिल अनलेस दे स्पेशली से कि ऐसा हमारे को इस फॉर्मेट में रिपोर्ट दो कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने कंप्लाई विद की है, तब वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में है। फिर ऑडिटर को कंप्लायंस फ्रेमवर्क में रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। तो वो हम बेसिकली जो इस बार बात होती है, हम केवल फेयर प्रेजेंटेशन, अगर कुछ नहीं बोलता तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट को देते हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट को देते हैं उसमें। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब फेयर प्रेजेंटेशन हो रही है उसके ऊपर हम एक्सप्रेशन और ओपिनियन देते हैं। अब फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? फेयर प्रेजेंटेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वो तभी होता है जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे फॉलो करो, उस वो रेलेवेंट जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करो, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करो। क्योंकि सब चीज के लिए, जैसे पार्टनरशिप फर्म है हमारे पास, उनके लिए कोई अलग से टाइप के स्टैंडर्ड नहीं है। तो हो सकता है वहां पर कुछ ऐसी जनरली एक्सेप्टेड कुछ ट्रेडिशन चले आ रहे हो कि नहीं साहब इस चीज को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बनाते हैं, आपका पार्टनरशिप कैपिटल को इस तरह से दिखाना है, उसमें ये डिस्क्लोजर होनी, ये जनरली एक प्रैक्टिस है। तो वो भी एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है। और फेयर प्रेजेंटेशन जब हम बोलते हैं तो वो भी एक जो प्रैक्टिसेज हैं, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, वो सब उसके पार्ट बन जाते हैं। तो जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात हम करते हैं, वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो तो आता ही आता है, जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करने से, बट उसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। तो उसको हम क्या करते हैं, जो ये ट्रेडिशंस होता है, जो लोग एक रीति रिवाज के हिसाब से, जो जैसे पिछली बार बनाए थे वैसे इस बार भी बना देते हैं, तो वो एक प्रैक्टिसेज हो गए। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज, दैट्स अ पार्ट ऑफ चैप्टर 1। तो हम जो फेयर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त ऑडिटर लास्ट में जो एक्सप्रेशन और ओपिनियन करता है, वो करता है कि ये ट्रू एंड फेयर है। जब जब आगे हम उसकी बात करते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, तो वो ऑडिटर जो एक्सप्रेशन और ओपिनियन करता है, वो ये बोलता है कि ये इसके इस लॉ के हिसाब से ठीक बने हुए हैं, या इस एग्रीमेंट के हिसाब से ये ठीक बने हुए हैं। क्योंकि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक वाला अगर बोलता है जी मेरे को इस टाइप की रिपोर्ट चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई विद हुए हैं, तो फिर उसकी कंप्लायंस की बात है। अब इसका मतलब हम लिखेंगे that the so and so has complied with all the terms and conditions of the sanction letter of the bank dated so and so and this one। तो वो फिर हम उस पर्टिकुलर लेटर की कंप्लायंस की बात, सैंक्शन लेटर की कंप्लायंस की बात करेंगे, या किसी पर्टिकुलर लॉ की कंप्लायंस की बात करेंगे। पर हम जब ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसमें पर्टिकुलर लॉ की कंप्लायंस नहीं बोलते, ना पर्टिकुलर एग्रीमेंट की कंप्लायंस की बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इसने ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर रखी है। और वो जनरली जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनमें हम ट्रू एंड फेयर की बात ही करते हैं खाली, क्योंकि वो ये जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए होंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको देने के लिए, जैसे बैंक के देने के लिए। पर लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं बनाते हैं। हम जो बनाते हैं, या जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं, वो क्या, उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि उनका जनरल, मतलब उनका पर्पज कोई एक स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, जनरल पर्पज है। मतलब
जब आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी वाले और हम उनको ऑडिट करते हैं तो वो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, जनरल पर्पज का मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम टैक्स वाले भी यूज करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वाले भी यूज करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक वाले भी यूज करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर्स भी यूज करते हैं, डेटर्स भी यूज करते हैं, जीएसटी वाले भी करते हैं। तो ये जनरल पर्पज है, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है। और इसलिए जनरली जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इसीलिए उनको लिए इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि वो सबकी जो नीड पूरी करें, सबकी जो नीड पूरी करें। बट कंप्लायंस फ्रेमवर्क में उतना नहीं है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या है, और कंप्लायंस अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है एक पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं, पर्टिकुलर एग्रीमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, हम उसमें रिपोर्टिंग इस तरह से करते हैं। तो इसलिए वहां का जो एरिया है, एरिया ऑफ ऑडिट थोड़ा आपको आप कह सकते हो नैरो है। जबकि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, जब हम ट्रू एंड फेयर के एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हम करते हैं तो वो एरिया ज्यादा ब्रॉड होता है। जो आज हम बात कर रहे हैं, हम अभी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं आज, बिकॉज हमारे को अभी किसी ने नहीं बोला है कि हमको इस तरह की रिपोर्ट, फिर तो उसके बारे में फिर हम उस लॉ की बात, उस एग्रीमेंट की बात उसके हिसाब से बात करेंगे। फिर उसका उसकी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट फिर दूसरा होगा। बट यहाँ पर हम जब, क्योंकि जैसे हमने बात की भाई जो लोग टैक्स ऑडिट में कवर नहीं करते हैं, अब लोग हमको बोलते हैं कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, ऑडिटर्स की रिपोर्ट लाओ। तो ये अजम्पशन ये है कि एक ट्रू एंड फेयर और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर हमको बोल रहे हैं, और हमने जो ऑडिटर से जो रिपोर्ट लानी है वो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कराना है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ट्रू एंड वो आपका फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर रिपोर्ट करानी। कंप्लायंस के ऊपर, कंप्लायंस फिर एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो जाता है। वो जब आपको जो यूजर है वो ये बोलता है कि नहीं साहब मेरे को तो ऐसे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, तो तब वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की हम बात कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ऑडिट में, वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एस ए 700, 701 है। 701 तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का है, उसमें उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। एक 701 है जिसमें की ऑडिट मैटर्स की बात करते हो, कैम बोलते हैं, जो अभी पिछले साल से ही शुरू हुई है। पर वो केवल कंपनीज के लिए, और कंपनीज में भी जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए है मैंडेटरी 701। फिर उसके बाद एक 705 आता है, और एक फिर लास्ट में 706 आता है। तो ये सब कोई मॉडिफाइड वाले हैं, कोई अदर जो 705 का अदर मैटर्स पैराग्राफ लिखते हैं हम तो कैसे लिखेंगे, तो ये सब उनमें दे रखे हैं। तो इसलिए ये वाले जो स्टैंडर्ड है, जो 700 है, वो भी इस ऑडिट में एप्लीकेबल है। पर ऐसे 700 के अंदर ही एक फॉर्मेट दिया हुआ है फेयर प्रेजेंटेशन का, और कंप्लायंस का भी दिया हुआ है। तो पर हम यहाँ पर बात जनरली फेयर प्रेजेंटेशन की कर रहे हैं। तो वो फॉर्मेट उसने वहां दे रखा है एस सी 700 के अंदर, उसमें बहुत से फॉर्मेट दिए गए हैं। उसमें लिस्टेड कंपनीज के लिए दे रखे हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए हैं, और उसमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का भी फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है। वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बट हमने जो फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन करना है जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में, या इवन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी दो दो जो फॉर्मिंग ओपिनियन या तो फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट के ऊपर हो सकती है या कंप्लायंस रिपोर्ट में होती है। पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, या बैंक वालों से आपने लोन ले रखा होता था जी ऑडिटेड ऑडिट रिपोर्ट लाओ हमारे को, तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ही यही है कि वो फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट चाहता है, ट्रू एंड फेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन चाहता है ऑडिट जो ऑडिटर से। तो हम जनरली फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देंगे अनटिल अनलेस वो अपना फॉर्मेट में पकड़ा दे हमको भी, हमको ये फॉर्मेट में रिपोर्ट। तो तब वो, जब वो फॉर्मेट अपना पकड़ाएगा तो वो फिर वो कंप्लायंस रिपोर्ट की बात कर रहा है। वो इसका मतलब वो ये चाहता है कि जैसे मैंने बताया कि बैंक वाला ये चाहता है कि इसमें ये उसमें ये लिखा होगा, सारे कुछ लिखने के बाद ये लिखा होगा लास्ट में एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। और किस चीज पर चाहते हैं कि क्लाइंट ने हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन कंप्लाई किए हैं कि नहीं किए हुए, तो फिर वो कंप्लायंस रिपोर्ट की बात आती है।
ये इसका फॉर्मेट है, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। किसी को कुछ पूछना हो तो बताया। किसी अभी कुछ चैट में मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहे हैं कि आवाज ठीक से नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी साहब, कोई वॉइस इज क्लियर और सम प्रॉब्लम इज देयर? So this is the format of audit reports, auditor's report on financial statements of non-corporate entity. राहुल जी 707 क्या लिखा हुआ है? है कहाँ पर? ये जो कैश फ्लो के आगे 7071 लिखा है, हाँ, इसका क्या मीनिंग? वो मैं अच्छा, वो शायद वो कुछ गलत लिख दिया। 70, खाली 70 लिखा हुआ है लास्ट में ना, कैश फ्लो के बाद। हाँ हाँ, ये क्या है? हाँ नहीं, वो गलत लिख दिया जी। वो मैंने बोला तो वो गलत टाइप हो गया। ओके ओके, सेवन ठीक जीरो वो कुछ नहीं है, गलत है वो। हाँ, तो ये रिपोर्ट जो है। है ओके, इसमें आपको दिखा होगा ठीक है ऊपर है, सर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ये हम जाए हर जगह भी लिखते हैं, मतलब तो जब कंपनीज की भी लिखते हैं तो यही हेडिंग वही होता है। मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें फर्क क्या है। उसमें यहाँ पर हम एड्रेस, वहाँ कंपनी में एड्रेस करते हैं शेयर होल्डर्स को, यहाँ पर हम पार्टनर्स को एड्रेस करेंगे या प्रोपराइटर को एड्रेस करेंगे। ओपिनियन आपने देखा होगा, पहले जो फाइनेंशियल, पहले जो रिपोर्ट होती थी उसमें ओपिनियन सबसे बाद में आता था, पर पिछले साल से हमारे जो अब रिपोर्ट आ गए रिवाइज फॉर्मेट में आ गए, तो इसमें ओपिनियन पहले लिखते हैं। तो इसमें हमने भी यहाँ पर भी ओपिनियन पहले है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट्स द एंटिटी which comprise the balance sheet as of 31st March 2000 so and so and the profit and loss account एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और ये जो सेवन, जो संतोष जी बता रहे थे 70 वाला, ये गलत लिख दिया है इसके पीछे, तो ये गलत टाइप हो गया। तो ये इनफैक्ट वो वहां से कॉपी किया होगा ना, तो वो कुछ वहां पर कुछ और लिखा रहता तो वो आ गया होगा इसके नीचे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ जो कैश फ्लो है वो सब में एप्लीकेबल नहीं होता। जहां तक बैलेंस शीट की बात है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सबके लिए बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस में बनता है। तो जो, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो कैश फ्लो के बारे में बोलता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये लिखा हुआ है कि जिनकी 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर है उन पर तो कंपलसरी है बनाना। मगर जो 50 करोड़ से वाले, सॉरी हाँ, तो वो उनसे ऊपर तो बनाना, जबकि कंपनीज में तो आप सबको ही कैश फ्लो बनता है। जो वो जो ये गवर्नमेंट कंपनीज है या स्मॉल कंपनीज है उनके लिए नहीं बनता, बाकी सब लगभग लगभग सबको ही कैश फ्लो स्टेटमेंट लगता है। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये तरीके की, जब यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ किस पर बनना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हो ऑडिटिंग, तो आपको पार्टनरशिप फर्म के जो पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लगते हैं जो इश्यू किए हुए हैं। जो कंपनियों पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं वो जो नोटिफाइड स्टैंडर्ड है, एमसीए ने जो नोटिफाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, भले वो बनाए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने बनाए होंगे, पर अल्टीमेटली वो नोटिफाइड स्टैंडर्ड होने चाहिए। और अगर वो नोटिफाइड नहीं है तो वो कंपनीज को नहीं लगते, क्योंकि कंपनीज एक्ट है जिसमें कि सेक्शन है 113, उसके हिसाब से वो वहां वो नोटिफाई होते हैं। और इसलिए आज तो कंपनीज एक्ट के अंदर दो टाइप के स्टैंडर्ड है, एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक एनडीएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं, कुछ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, कुछ कंपनीज पर एनडीएस लगते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। पर जब हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करते हैं
तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एमसीए का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो कंपनीज के लिए बनाई हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर तो कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए है। तो उन्होंने कितने नोटिफाई किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो वो वाले स्टैंडर्ड जो नोटिफाइड स्टैंडर्ड होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म पर या प्रोप्राइटरशिप पर नहीं चलते, नहीं लगते। वो इस पर कौन से लगते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इश्यू किए हुए हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी वही स्टैंडर्ड इश्यू कर रखे हैं जो नॉन कॉर्पोरेट एमसीए वालों ने इश्यू कर रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29 है, उसमें दो बीच में डिलीट हो चुके हैं, तो 27 स्टैंडर्ड है, वही 27 स्टैंडर्ड इसमें है। पहले तो क्या था कि पहले तो हम लिखते ही ये थे रिपोर्ट में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कंपनीज के केस में भी यही होता था। और बाद में वो नोटिफाइड जो हो गए तो हम फिर वहां लिखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर। यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो जो इश्यूड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली दोनों एक जैसे ही है, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। जहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी था वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने उसको भी हार्मोनाइज कर दिया है। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड तो वही है बिल्कुल एग्जैक्टली, बट हम यहाँ पर नोटिफाइड स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। तो बात वही की आएगी भाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। तो वो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात आएगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस पर लगता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो जनरली जो जिनकी टर्नओवर इतना होती है तो 50 करोड़ से ऊपर की, तो वो कहते हैं जी इन पर तो लगेगा ही लगेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अभी मैं बात करूंगा क्योंकि इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन टाइप की कैटेगरीज है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में, जो इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोल रखी है। और उस पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन पर अलग अलग टाइप से उन्होंने कुछ सब पर लगते हैं, कुछ में छूट दे रखी है, वो भी हम अभी बात करेंगे। पर इसमें क्या, इसलिए वो ये किसी में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। For the year then ended and notes to the financial statement including summary of significant accounting policy। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के हो, प्लीज उसमें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर लिखिए। अकाउंटिंग पॉलिसी जरूर होनी चाहिए उसमें, क्योंकि तभी उनका कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, तभी हम उसके ऊपर ट्रू एंड फेयर का एक्सप्रेशन और ओपिनियन दे सकते हैं। जनरली हमने देखा कि लोग जो है ना पार्टनर्स अकाउंट तो बना देते हैं, उसको करते हैं, पर उसमें नोट्स पॉलिसीज होती नहीं है, नोट्स भी नहीं होता ना पॉलिसीज होती हैं। पर पॉलिसीज होना जरूरी है, इसलिए कि बिकॉज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी दिखानी है, क्योंकि हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो कहता है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में हो। तो वो कहता है कि आपको जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो किए हैं वो आप इसमें उसमें लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो वो सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर भी जो लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स ही हमने देखे इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग पॉलिसी। ये फॉर्मेट में ऐसा ही फॉर्मेट आपका कंपनीज एक्ट में भी है और वही लिखते हैं हम यहाँ पर। मैंने एक दो बार मैं कभी कभी ये डिसिप्लिनरी केसेस में भी अपियर होता हूँ, कभी बाई चांस कभी किसी के केस में। तो ये केस में अपियर हुआ था, वो किसने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स ऑडिट किए थे और इस रिपोर्ट तो यही दे रखी थी इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन एंडेड एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। और इनफैक्ट उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का लगे ही नहीं थे, वो पहले से नहीं लगे थे, पर वो न तो ऑडिटर ने देखा न किसी ने देखा, पर उसने रिपोर्ट में जरूर लिखा था कि हमने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है इसी जगह पर। तो जब ऑडिटर ने, तो क्वेश्चन है कि वो क्लाइंट बोलता है जी मैंने तो लिखी नहीं थी अकाउंटिंग पॉलिसीज, कभी नहीं दी, पता नहीं इसने क्या लिख रखा है यहाँ पर। तो वही क्वेश्चन आता है कि क्या, उसमें क्वेश्चन में आता है कि आपने फिर ट्रू एंड फेयर की एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन किस हिसाब से की है, जब आप उस पर कोई, बिकॉज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें सब जगह डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कि आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज वो करनी है, डिस्क्लोज करनी है। और अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते तो आप ट्रू एंड फेयर कैसे बोल सकते हो?
ट्रू एंड फेयर तो एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता फिर उसके बाद। तो इसलिए आपका नोट्स और जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है जरूर उसके पीछे लिखनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज एज रिगार्ड्स योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज एज रिगार्ड्स योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स के बारे में, तो ये सब के बारे में अबाउट टैक्सेज और ऑल दीज आर, तो सारे में अकाउंटिंग। हाँ जी, किसको कुछ पूछना है क्या? अगर किसी मेंबर की कोई भी क्वेरी है अभी तक तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। तो ये पहला वाला जो पैराग्राफ है ये तो पहले में सब कुछ वो पहला जो जो कंपनीज में होता है वो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि हम केवल फॉर्मेट ऐसे इश्यू करते हैं, पर हमको ये देखना भी है कि भाई ये वहां पर जहाँ कैश फ्लो बनना चाहिए वो कैश फ्लो बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है। अगर उसने जहां बनना चाहिए और वहां नहीं बनाया है तो वो भी अकाउंटिंग, इसका मतलब उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस नहीं की है। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर कंप्लायंस नहीं की है तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है फिर, कि वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन जो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कर रहा है इसका मतलब वो ठीक नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू है जो कि आपको देखना है। जनरली मैंने देखा कि जो प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनते हैं पार्टनरशिप के, उसमें वो अकाउंटिंग पॉलिसी या नोट्स तो लिखा नहीं किसी, तो वो हमको जरूर लिखवानी है, क्योंकि हमने ओपिनियन देनी है ट्रू एंड फेयर की, और ट्रू एंड फेयर की ओपिनियन का मतलब है उसने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है। इन आवर ओपिनियन, जो क्योंकि ओपिनियन हम ये दे रहे हैं, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है, एंड इट्स कैश फ्लो। यहाँ पर फिर आ गया 71, ये भी गलत लिखा गया यहाँ पर, तो ये इसको आप इग्नोर कर दीजिए। इट्स कैश फ्लो मतलब जहां पर कैश फ्लो है वहां पर, इसलिए कैश फ्लो के बारे में भी आपको लिखना है, उसमें भी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है। फॉर द ईयर देन एंडेड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन व्हाट वी आर सेइंग, फॉर द ईयर देन एंडेड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपके वो सारे ये हम ये लास्ट में जो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कर रहे हैं कि ये ट्रू एंड फेयर है, और ट्रू एंड फेयर किस हिसाब से है, किस बेस पर हम बोल रहे हैं ट्रू एंड फेयर, हम ट्रू एंड फेयर बोल रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं, और जो इशू जिनके बारे में वो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक इशू किए हैं, 2 उसमें डिलीट हो गए तो 27 है इफेक्टिवली। तो आपको 27 के 27 उन्होंने अप्लाई किए हैं, क्यों हो सकता है जनरली टोटल 27 सब पर नहीं अप्लाई होते हैं, किसी पर 10 हो रहे हैं, किसी पर 12 हो रहे हैं, किसी वक्त ज्यादा कम हो रहे होंगे, पर लेकिन हमको उनकी सबकी कंप्लायंस देखनी है, उनकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज उनमें लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। बिकॉज हमारा जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो ये हम उनको ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट as far as whenever you are issuing and the auditor's report, and you must have that whether the client has complied all the accounting standards or not। बिकॉज देखो उसमें ऐसा लगता है कभी कभी कि देखो ये जो छोटे छोटे मतलब प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म है, साहब ये कहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो करेंगे। देखो ऐसा है, हमको बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं सब करते हैं, वो कहीं कहीं तो इम्प्लाइडली बहुत करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो लिखते ना हो अलग बात है, उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं लिखी हुई है तो वो हम लिखवा देंगे उनसे, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया हुआ। देखो जो सेल्स दिखाते हैं, सेल्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS9 वो इसी के हिसाब से ही दिखाते हैं, पर ओनली थिंग हमको लिखना होता है कि हमने किस हिसाब से दिखा रखी है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी एज रिगार्ड रेवेन्यू हमको लिखनी होती है। बाकी ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कंप्लाई विद किए होंगे, बट क्वेश्चन इज दैट बिकॉज एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अ डिस्क्लोजर, बिकॉज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी होते हैं उनमें लगभग 4 पार्ट होते हैं हर स्टैंडर्ड के अंदर। पहला पार्ट होता है उसका रिकॉग्निशन का, कि कोई भी जैसे रेवेन्यू है कब रिकॉग्नाइज होगी, कैसे रिकॉग्नाइज होगी। उसके बाद वो कैसे मेजरमेंट होगा, मतलब उनको रुपए में लिखना है, हम तो कैसे मेजर करेंगे कितने रुपए। उसके बाद होता है उसका प्रेजेंटेशन, की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, उसको कहां पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाना है तो कहां पर दिखाएंगे,
और फिर लास्ट में होता है डिस्क्लोजर। ये उसके बारे में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी हमको डिस्क्लोज करनी है। तो ये 4 चीजें जब हम अकाउंट स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, लास्ट में लिख रहे हैं कि देन इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं इसके साथ में कि उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिखे हुए हैं उनको कंप्लाई विद किया हुआ है, मेजरमेंट क्राइटेरिया जो लिखे हैं उनको कंप्लाई विद किया हुआ है, प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया जो लिखे हुए हैं वो भी कंप्लाई विद है, और जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उनको भी कंप्लाई विद किया हुआ है। और उसी के बेसिस पर हम कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारे कंप्लाई विद किए हुए हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर है। हम ट्रू एंड फेयर का बेसिस ही वही ले रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जरा इनको थोड़ा ध्यान से, जब आप क्योंकि ये बहुत छोटे होंगे लोग, मतलब बिजनेस, तो आप उस पर ध्यान जरूर दीजिए कि ये उनके अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी हो, नोट्स लिखे हो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर जरूर की हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल जो इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड अकाउंटेंट में जितनी डिसिप्लिनरी केसेस हैं उनमें से मेजर कंप्लेंट करने वाले 2 हैं, मेजर 3 है, 3 पार्टीज कंप्लेंट करती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। उसमें अगर कंपनी है तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री वाले करते हैं, मतलब वो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है उनके यहाँ, वो कंप्लेंट करता है। अगर इनकम टैक्स वाले बहुत कंप्लेंट करते हैं और बैंक वाले बहुत कंप्लेंट करते हैं। तो ये 3 सारी कंप्लेंट अगर वहां मगर इंस्टीट्यूट में 100 कंप्लेंट आ रही है तो मेरे को लगता है कि 90% कंप्लेंट तो इन 3 पार्टी से आती है और 10% होते हैं छुटपुट इधर उधर कोई झगड़े झुगड़े वाले। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि ये वाले अल्टीमेटली ये सबमिट करेगा बैंक को, क्योंकि वो सब बैंक करार बैंक में अगर उनको कुछ लगा भी इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई विद नहीं थे या उनको कुछ कहीं लफड़े में लग गया और वो एनपीए हो गया ना, तो फिर तब देते हैं। जब तक ठीक ढंग से चल रहा होगा एडवांस तब तक तो कोई नहीं देखता, पर जब वो बुरे दिन आते हैं ना उसके बाद तो सब देखना शुरू लिखते हैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है इसमें। और उनके यहाँ एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है बैंकों को भी, उनने सबको दे रखे हैं कि भैया ये जब ये एनपीए होगा ना तो ये इनकी जो ऑडिटर रिपोर्ट है इसी ऑडिटर की भी कंप्लेंट करनी है। और कंप्लेंट क्या है, फॉर्मेट भी दे रखा है उनको कंप्लेंट करने का, ये फॉर्मेट में आप सीधे इसको आईसीआई के पास भेज दो कि इसने ये नहीं बताया, ऑडिटर ने ये नहीं बोला था, ये नहीं किया था, इन्वेंट्री ढंग से नहीं दिखाई थी, इसकी ये नहीं थी, उसकी ये नहीं थी, सब कुछ कंप्लेंट कर दो आप वहां पर। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमको बहुत विजिलेंट रहना है, क्योंकि हम जो इस रिपोर्ट को दे रहे हैं जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई जो वो तो किसी एक्ट के अंदर उसको रिक्वायर्ड ही नहीं रिपोर्ट, तो किसी न किसी चीज के लिए तो ले रहा हो रिपोर्ट, हमको कह रहा है कि मेरे को इस चीज के लिए चाहिए। तो वो बंदा जो है वो जो पार्टीज है हमको जरूर पूछना चाहिए किस लिए चाहिए तुमको रिपोर्ट, फिर हमको वो वाली रिक्वायरमेंट तो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वो किस बारे में ज्यादा परेशान होते हैं, जो यूजर है, जो बेसिक यूजर कौन है इस रिपोर्ट की। तो वो यूजर को ध्यान में हमको जरूर रखना चाहिए जब भी हम रिपोर्ट इश्यू करते हैं। और इसीलिए जो वो क्योंकि ट्रू एंड फेयर की हम रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बिना कंप्लायंस के ट्रू एंड फेयर तो होता है। फिर वो कह रहा है बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या था हमारा, हमने ये ओपिनियन जो सर शुरू में हमने ओपिनियन लिखी हुई है, तो ये ओपिनियन हमने क्यों लिख दिया ऐसी कि ये शो द ट्रू एंड फेयर व्यू है बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपने कैसे बोल दिया है, तो बोलने का बेसिस क्या है, क्योंकि ये आपके उसमें भी है, मतलब तो हर कंपनी में भी हम लिखते हैं बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है। तो बेसिस वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द आईसीआई। ये हम जो है हमने ऑडिट किया, हम अब ये बता रहे हैं कि हम ओपिनियन कैसे इशू किए। हमने ऐसा थोड़ी कि हम गए वहां पर क्लाइंट ने हमको बैलेंस शीट दी हमने ओपिनियन इशू कर दी, तो फिर तो लोग बोलेंगे यार ये तो ओपिनियन जब तुमने कुछ देखा ही नहीं है तो इस ओपिनियन में हम क्या विश्वास करें। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमने क्या काम किया और वो काम हमने कैसे किया, क्या तरीके हमने लगाए, और तभी हमने ये ओपिनियन दी है, तभी लोगों को हमारे जो हमने हमने उनको ओपिनियन दी लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे। अगर लोग उस ओपिनियन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर ओपिनियन इश्यू करने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द आईसीआई। अब क्वेश्चन ये आया है कि अब हम यहाँ पर कमिट कर रहे हैं,
जो मैंने आपको बताया ना कि आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि हमने ओपिनियन पैराग्राफ में लिखे कि हमने इन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने देख लिए सारे और उसके हिसाब से ट्रू एंड क्लियर है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसलिए फॉलो करने हैं हमको। पर अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करने हैं हमको? वो कह रहा है वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द, हमने जो ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो आईसीएआई ने इश्यू किए हैं उसके हिसाब से किया है। जब उसके हिसाब से किया अब आप बोल रहे हो तो आप करोगे भी वैसे ही भैया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज के लिए हमारे पास लगभग क्या पूरे 35 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। उनको हम उसको कमिट कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हमने ये 35 स्टैंडर्ड फॉलो किया है भाई, वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हमने ऑडिट किया है। अब ये 35 स्टैंडर्ड क्या है वो हमको जरूर पता होना चाहिए। वो हम अगर आईसीआई की वेबसाइट पर जाएं जहां पर उनने रिसोर्स लिखा हुआ है और जहां लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं, तो ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है। और वो अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वो 35 स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया वैसे तो 39 है शायद ये, पर जो 3-4-800 वाले सीरीज वाले हैं वो स्पेसिफिक ऑडिट के लिए हैं, इनके लिए जनरल ऑडिट के लिए नहीं अप्लाई होते हो, इसलिए उनको आप छोड़ दीजिए। तो 35 है, तो 35 स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए कि हमने, क्योंकि हम लिख रहे हैं इसमें वी कंडक्टेड ऑडिट। और जब भी आपका पीयर रिव्यूअर आएगा तो अगर आप ये नहीं बोल सकते हमको नहीं पता सर, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तुमने लिखा भी इसमें वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द आईसीएआई, तो आपने तो लिखा है तो आपको पता तो होना चाहिए कि 35 है वो। तो 35 कौन कौन सी, ये मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे 35 उस पर अप्लाई होते होंगे, कम होते होंगे, तो जितने भी होते हैं वो हमने उस पर किए हुए हैं। तो वो एक दूसरा मैटर है कि वो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं उनके ऊपर डिस्कशन कभी आप चाहो तो कभी कर सकते हैं, पर लेकिन वो 35 स्टैंडर्ड्स हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है जो मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंगेजमेंट का है। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें मोटे मोटे जो आपको फॉलो करने हैं वो तो एक तो पहले कि आपको शुरू में जब एक्सेप्टेंस देते हो तो एंगेजमेंट लेटर जरूर बनाना है, ये एक स्टैंडर्ड उसके ऊपर भी है हमारा। तो वो स्टैंडर्ड इंगेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमने जब उसका ऑडिटिंग करते हैं तो हम कहते हैं हमने कैसे ऑडिट किया, हमने सैंपल टेस्टिंग की, वॉचिंग की, तो उनके 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 आपके पास एक वो होना चाहिए कि वर्किंग पेपर के हमने क्या क्या चेक किया और उसमें हमको क्या क्या पॉइंट मिले और हमने इनसे क्या क्या डिस्कशन किया और इन पॉइंट को हमने कैसे डिस्पोज किया। तो बेसिकली एक प्रोसेस है। अब जब हमने कहा कि हमने ज्यादा अब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांजेक्शन माने सपोज साल भर की 40,000 ट्रांजेक्शन है, तो हमने तो केवल 1,000-1,500 ट्रांजेक्शन देखी है, उसके ऊपर तो नहीं देखी हमने। तो हम बोलेंगे कि हमने लिखा हुआ है ना इसमें लास्ट में लिखा है कि जब, क्योंकि उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये एक सैंपलिंग का भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, इसको मतलब हमने जो सारा नहीं किया तो हम लिख रहे हैं ना, हमने सैंपल बेसिस पर किया है। तो सैंपलिंग बेसिस पर किया तो वो सैंपलिंग हमने उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सैंपल लिए या ऐसे ले लिए जिसका कोई मतलब नहीं, जो हमारी मर्जी में है वो ले लिया, ऐसा नहीं। सैंपलिंग भी उसी स्टैंडर्ड के सैंपलिंग के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो, क्योंकि ये हम कॉमिट कर रहे हैं, जब भी हम लिख रहे हैं तो हम इसमें कॉमिट कर रहे हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते ना साहब ये तो हमने तो ऐसे ही लिख दिया है। तो कभी कभी होता है, मैं 1-2 बार गया था एक जगह पीयर रिव्यू पर, तो मैंने उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा जी भाई साहब आपने ये तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, इसके इसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, कहाँ से किया? पता जी आपको बता तो दिया मैंने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है। मैंने कहा जी वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दूसरे होते हैं। वो कहता अच्छा ये होता है, हमारे टाइम पर तो थे नहीं है। तो अब मैंने कहा टाइम तो होता ही है, बट अब टाइम कुछ गलत आ गया, तो इसलिए ये ऑडिटिंग अब हमारे, मैं बता रहा हूँ हमारे लोगों को बहुत उनको नहीं पता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग है। तो ये हमको पता होने चाहिए, उनके नाम भी पता होने चाहिए, उनमें हमको क्या क्या करना है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कॉम्पिट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब लोग ऐसे बोलते हैं बहुत कंट्रोवर्सी होती है, तो अब आप अगर कंपनीज का ऑडिट रिपोर्ट देखो वो इतनी ट्रांसपेरेंट होगी कि इतना लिख दिया कि 4-5 पेज की बनती है, तो अभी इतनी पेज की है, ये तो 1-1.5 पेज की है, पर उसमें 4-5 पेज की पूरी बहुत चीजें जो इम्प्लाइड होती थी वो भी उसमें लिख दी गई है।
अब वो कह रहे हैं कि अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आगे बताया, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दो स्टैंडर्ड आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन, ये नीचे और एक सेक्शन और है। वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ एथिक्स। अब वो कोड ऑफ एथिक्स आ गई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पार्ट उसका अप्लीकेबल हो गया 1 जुलाई 2020 से। तो वो आपको भी देखनी है, वो एथिक्स बड़े स्ट्रिंजेंट एथिक्स है, क्योंकि वो सारे एथिक्स लगते हैं यहाँ पर भी। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं साहब वो तो ये तो छोटी कंपनी है, क्या है जी, पार्टनरशिप है, कुछ नहीं। जब केस चलेगा तो उसमें कोई नहीं देखा जाएगा, उसमें पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देखे जाएंगे, एथिक्स आपने फॉलो किए कि नहीं किए। We have fulfilled our ethical responsibility in accordance with the code of ethics. We believe that audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of opinion. ये हमने लोगों को बता रहे हैं कि भैया हमने ये काम किया, इसके बेसिस पर हम ओपिनियन आए। ऐसा नहीं है कि हम आए और हमने ओपिनियन इश्यू कर दी, ऐसा नहीं है। तो इट इज नॉट जस्ट लाइक व्हाट वी कॉल इट, लोग बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट वाला चक्कर नहीं है इसमें। तो काम करके उसके बाद ओपिनियन देते हैं, और क्या काम किया हमने वो हम बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर अब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट लिखते हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसमें कि आपको ध्यान में देखना है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद में 72 आ गया, ये भी कहीं से उतारा हुआ चक्कर, कुछ टर्न अप हो गया शायद, ये गलत है, इसको इग्नोर कर दीजिए 72 को। Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the state of affairs, results of operation, cash flow in an entity in accordance with the accounting principle generally accepted। जहां कैश फ्लो एप्लीकेबल नहीं है तो हमने कैश फ्लो नहीं लिखना है। In accordance with the accounting principle generally accepted in India, accounting principle generally accepted in India means सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसने फॉलो किए हैं। तो वो मैनेजमेंट बोल रहा है। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्वेश्चन ये आता है ना, जो भी चीज हम अपनी ओपिनियन, जो भी चीज हम ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं ना, कम से कम उसका एविडेंस तो हमारे पास होना चाहिए ना। हमने बोल दिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और कल वो पार्टनर बोलेंगे कि हमको क्या पता, हम इसने लिखा हुआ है, हमको तो पता ही नहीं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, हमने थोड़ी बोला था इसको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, वहां तो सेक्शन है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द ऑडिटर फॉर हिज ओपिनियन। तो यहाँ पर तो कोई एक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी अब वो हम लिख रहे हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट तो हमारी ना, रिपोर्ट तो उसकी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म की नहीं है, मतलब पार्टनरशिप थोड़ी पता है तुम्हारे फॉर्मेट क्या है। पर हम लिखते हैं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रू एंड फेयर दिखाना। वो कहेगा वैसे मेरे को तो जो आपने लिखा मैंने तो कभी आपसे बताया नहीं था ये। तो इसलिए हमारे पास एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है SA 580, वो बोलता है कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से। अब ये बहुत जरूरी है, आप सब लोग लिखना कभी भी ऑडिट, कम से कम ऑडिट, हर ऑडिट में ये एक आपके पास एंगेजमेंट लेटर जरूर होना चाहिए, एक आपके पास लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं वो जरूर होना चाहिए। वो तो आपकी फाइल में दो तो कम से कम लगने चाहिए, क्योंकि जब भी पीयर रिव्यूअर आएगा दो तो पहले देखेगा आज इसने किया ही नहीं किया। अब क्यों क्यों मांगता है और रिप्रेजेंटेशन लेटर, जो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बोल रहा हूँ, जैसे 580 की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा ना, आप लिख रहे हो ये आपकी रिपोर्ट है, लिखता है मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। वो अगर आप कल केस चलने लगेगा कि मैंने तो कभी बोला नहीं था मेरी रेस्पॉन्स की है, तो इसने अपने आप रिपोर्ट में पता नहीं क्या क्या लिख लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको जो भी हम लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में, हमारे पास उसका एविडेंस होना चाहिए, इसीलिए हम लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। और लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में का जो फॉर्मेट है उसका 580 में, उसमें साफ लिखता है मैनेजमेंट वी एक्नॉलेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दे शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। वो भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एज एन ऑडिटर हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। तो वो अकाउंटिंग, हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए हुए हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाएगा कौन, वो तो मैनेजमेंट बनाएगा। तो कम से कम पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्नॉलेज करें ना कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और इसीलिए हमको, क्योंकि अगर हमने ये पैरा लिख दिया और हमने उससे LOR नहीं लिया ना, तो कल ये डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा हमने तो कभी नहीं बोला था ऑडिटर से हमारी रिस्पॉन्स दी है, इसने तो पता नहीं कहाँ से लिख दिया है। तो इसलिए हमको लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जरूर लेना है, जहां वो एक्नॉलेज करेंगे कि हमारी रिस्पॉन्स दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In accordance with the principles generally accepted in India, this responsibility include design, implementation, internal control, ये सारी चीजें उसमें लिखे हैं जो मिस स्टेटमेंट की बात करता है। In preparing the financial statement, management is responsible for assessing the entity ability to continue as a going concern, disclosing applicable, हमारे पास going concern का auditing standard भी है 570, और हमारे पास गोइंग कंसर्न के बारे में भी लिखा हुआ है, जहां गोइंग कंसर्न नहीं होता तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड भी जहां थोड़ी बात करता है इसके बारे में। तो क्योंकि जहां गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं होता फिर वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है गोइंग कंसर्न, मतलब इनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ये नींव है गोइंग कंसर्न। अगर ये नींव ही नहीं है तो फिर ऊपर वाली बिल्डिंग तो बन ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर जहां पर गोइंग कंसर्न नहीं है वहां पर हम ये नहीं बोल सकते, हम अगर कहीं लिखे हैं कि ये तो कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न या फर्म इज नॉट अ गोइंग कंसर्न बट दे हैव कंप्लाइड ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो गोइंग कंसर्न तो फंडामेंटल है उसमें, उसके बिना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते नहीं। और जहां गोइंग कंसर्न नहीं है वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस हो ही नहीं सकती, ना कंप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो उन्होंने अजम्पशन ये लिखी थी कि गोइंग कंसर्न के लिए हमने बनाए हैं। जो जो एंटिटीज गोइंग कंसर्न नहीं है उन पर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते नहीं, उन पर लग ही नहीं सकते मतलब, बिकॉज बिकॉज उन पर अगर हम, जैसे आप बताइए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, हम कहेंगे ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी 10 साल की यूजफुल लाइफ है और इसको 10 साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि हमने, हमारा इनहेरेंट अजम्पशन है कंपनी तो 10 साल से ज्यादा चलेगी, 10 साल से ज्यादा चलेगी साहब। पर कोई आपसे बोले कि नहीं साहब ये तो आज आपने ये मशीन खरीदी है तो 10 साल चलेगी, पर आपका बिजनेस तो 1 ही साल चलेगा, तो तब आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो क्या? जो जो 10 साल आप डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, जब बिजनेस ही नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन कहां से लगाओगे? तो आपको सारे के साथ, जब आपको लगता है ये 1 साल में बंद हो जाएगा तो सारा सारा डेप्रिसिएशन 1 ही साल लगाना पड़ेगा ना। फिर तो आपको देखनी पड़ेगी भाई ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने 1 लाख में दी, 1 साल बाद बेचूंगा तो 50,000 रुपए मिलेंगे, तो 50,000 डेप्रिसिएशन लगा दो। तो क्वेश्चन ये है कि गोइंग कंसर्न जहां पर हो तो इसलिए हमको उनसे लेना पड़ता है पहले कि ये गोइंग कंसर्न है, तभी तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएंगे ना। अगर गोइंग कंसर्न ही नहीं है, खुद मैनेजमेंट खुद बोलेगी कि मैंने तो नेक्स्ट ईयर अपना बिजनेस बंद करना है, तो भैया फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, इससे तो इनकी तो कोई बात ही नहीं, बेकार है फिर तो सर्विस है। फिर हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू किस हिसाब से देंगे हम? फिर क्योंकि हमने शुरू में लिखा हुआ कि अकाउंट, जो हम ट्रू एंड फेयर व्यू बोल रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखते नहीं तो किस हिसाब से बोलेंगे? तब होंगे भाई ये तो फिर एक रियलाइजेशन कंसेप्ट की बेसिस पर अकाउंट बनते हैं। फिर उसके बाद कि भाई जितने आपके पास एसेट है वो उनकी आप सेल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू दिखाओ, जितने आपकी लायबिलिटीज है उनकी पेएबल वैल्यू दिखाओ, और उस बेसिस पर तब आप अपना एक्सप्रेशन ओपिनियन करेंगे। तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे फिर आप। तो क्वेश्चन है, इसलिए हमने उनसे जरूर ये वो लेना है, अंडरटेकिंग लेने की ये गोइंग कंसर्न है, तभी हम बात कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर नीचे उसमें ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखे हैं और बहुत दे रखे हैं इसमें। Our objective is to obtain a reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error issue, क्योंकि हमारे पास फ्रॉड का अकाउंटिंग स्टैंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, and issue an audit report and inputs our opinion. Reasonable assurance is a high level assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the SCA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if individually or the aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis। ये हमने उनमें लिखा भाई हमने ये ऑडिट, हमारी रिस्पॉन्स की ये है, तो ये मत सोचे कि हमारे जो फ्रॉड डिटेक्ट करने की हमारी वो है, फ्रॉड का हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और उसके हिसाब से हमने जरूर काम किया, जो हमारे नजर में आ गया, हमारे ऑडिट प्रोसीजर में आ गया जो फ्रॉड, वो हमने जरूर डिटेक्ट किया। बाकी जो हमने फ्रॉड डिटेक्शन करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पर माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये तो चलो हमारे छोटे छोटे अकाउंट्स पर, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा डिबेट इसके ऊपर चल रहा है, क्योंकि जो हम लिखते हैं कि हमारा काम नहीं है ये फ्रॉड डिटेक्ट करने का, ये करने का,
पर जनरल जो यूजर है उनका वो तो ये सोचते हैं कि नहीं साहब इसने तो सब काम कर रखे होंगे ऑडिटर ने। तो इसलिए जो एक्सपेक्टेशन गैप है ना जो यूजर और ऑडिटर्स का, ये बहुत बड़ा एक इश्यू बना हुआ है। और ये एक डिबेटेबल बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऑडिटर को कहाँ तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा सकते हैं, कहाँ तक नहीं दिखा सकते हैं। पर आजकल जो हमारे पास फ्रॉड का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसमें ये लिखा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। हमारा तो फ्रॉड वहां तक लिमिटेड है कि अगर हमारे जब जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें हमारे को कोई ऐसी इंडिकेशन आए कि यहाँ पर फ्रॉड है, जब हमको वो इसकी इंडिकेशन आई तो हमने उस फ्रॉड को फिर मतलब फर्दर ये इन डेप्थ एनालिसिस किया और उसका इम्पैक्ट हमारे ऑडिट रिपोर्ट पर क्या होगा वो हमको उतने तक जाना है, हमको उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। तो वो अभी तक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के ये बोलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। बट यानी हाँ, बट जो अगर आप जनरल पब्लिक से पूछो तो ये नहीं मानते, वो सोचते हैं ऑडिटर ने लिखा तो ऑडिट ने साइन करके सब कुछ ठीक है। तो इसलिए हम लिख भी रहे हैं भाई हमारा कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम तो एक अश्योरेंस दे रहे हैं। और ये गारंटी मत मानो कि ये सब कुछ ठीक है, इसमें जो हमारी नजर में है उतनी तक ही ठीक है। और इसमें जो अगर आप देखो ना एक रेड लाइन में हमने कुछ लिखे, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट में नहीं होता, पर वो कहता है कि फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लोकेटेड एट वेबसाइट नंबर। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि ये वाले जो आपका जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, पार्टनरशिप फर्म के लिए, प्रोप्राइटरशिप के, जिनके अपने कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर ये अकाउंट ऑडिट हो रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स में आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हो कि भाई हम ऑडिटर से ये भी कर लो जी, आप हमारा ये चीज भी देखो देखो जो ट्रू एंड फेयर देखना है आपने वो तो देखना ही है, वो आप अपना ट्रू एंड फेयर के हिसाब से रिपोर्ट दो। पर लेकिन हमारा ये स्कोप, क्योंकि वो आपका स्कोप बढ़ा सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। बट जो क्वेश्चन ये है कि जो कंपनीज में कोई कंपनीज एक्ट के अंदर स्कोप ऑफ ऑडिट लिखा हुआ है, वहां पर कंपनी का मैनेजमेंट घटा नहीं सकता ऑडिटर, या बढ़ा नहीं सकता उसका स्कोप, वो तो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। केवल ये जो पावर है वो उन्होंने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को दे रखे हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जब वो अपॉइंटमेंट करता है तो वहाँ एक सेक्शन 141 है जिसमें उनको एडिशनल पावर दे रखी कि हाँ वो ऑडिटर का स्कोप बढ़ा सकते हैं। और इन पॉइंट पर और भी पॉइंट है जो उनको मतलब कि हो उन पर भी रिपोर्ट मांग सकते हैं ऑडिटर का। तो इसलिए हम ऑडिटर से भी रिपोर्ट यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जैसे वहां पर C&AG स्कोप बढ़ा देता है ना, यहाँ पर पार्टनर भी और प्रोपराइटर भी आपको बोल सकता है कि आप ये चीजें और देखो जी हमारे ऑडिट में, तो वो आपको लिखनी है इसमें। और अगर उसने कुछ नहीं मांग रखा है तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। तो वो जो वेबसाइट ये लिंक है, कभी कभी वो वेबसाइट पर लिखाते हैं कि लिख देते हैं कि हम ऑडिटर से ये काम करवाते हैं, ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑडिटर हमारे को ये रिपोर्ट इन चीजों को और रिपोर्ट देता है। तो वो आपका स्कोप ऑफ ऑडिट बढ़ा रहा है, तो वो आपको उन पॉइंट्स पर आपको ये रिपोर्ट और देनी है। और अगर नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता, तो आपको ये लाइनें नहीं लिखनी उसके लिए। तो ये इसके ऑडिट का फॉर्मेट है। और इसमें आपको ये जो सब आपका यूडीआईएन नंबर सब लगेंगे, आपके बाद भी जो चाहे, क्योंकि ये अटेस्टेशन फंक्शन है तो यूडीआईएन नंबर आपको जो लिखने हैं, और प्लेस ऑफ सिग्नेचर, प्लेस और डेट जरूर लिखनी है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज हमारे पास एक जब हम लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनसे देते हैं तो उसमें एक सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी हम उनसे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। वो हम अपना ऑडिट प्रोसीजर भी लगाते हैं उस पर सब्सिक्वेंट इवेंट्स का आपने देखा होगा जनरली कंपनीज के केसेस में क्या होता है, जिस दिन बोर्ड ने अगर 15 मई 2020 को अकाउंट्स पास कर दिए तो उसी डेट की ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, उसी डेट की होती है रिपोर्ट। तो कोई बोलेगा यार जब उन्होंने आज पास किए, आज ऑडिटर को दिए, तो कहां से उसने उसी दिन रिपोर्ट दे दी। इनफैक्ट हम उसी वक्त दे देते हैं, जैसे वो साइन करते हैं उसके बाद हम रिपोर्ट दे देते हैं। वो क्यों देते हैं हम, उसका एक मेन कारण, इसलिए डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिस साल वैसे यहाँ पर जैसे पार्टनर्स हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे और हम उससे जो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेंगे ना, तो हम किस डेट का लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अगर हमने उनसे लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन माना लिया 31 अक्टूबर 2020 का, तो हमको 31 अक्टूबर 2020 ही डालनी चाहिए यहाँ पर डेट।
क्योंकि उसमें एक लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में एक सब्सिक्वेंट इवेंट्स का होता है, जो हमारे पास एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4 है, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी है सब्सिक्वेंट इवेंट्स का, जो ये बोलता है कि और आप ऑडिटर्स जो है सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब जो बैलेंस शीट के बाद मतलब 31 मार्च 2020 के बाद, और आपने मना उनसे लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया 31 अक्टूबर 2020 तक का, तो तब तक तो उनकी रिस्पॉन्स है वो बता देंगे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसके बाद। बट अगर मानो आपने लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया 31 अक्टूबर 2020 और आप बैलेंस शीट पर या अपने ऑडिट रिपोर्ट पर डेट डालते हो 30 नवंबर की 2020 की, तो भैया जो 30 दिन जो बीच में है, ये आपको कैसे पता चला कि इसके बीच में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुए जो इंपॉर्टेंट है, जिनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो इसलिए हम जब भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को हमारे जो ब्रदर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको बहुत कमों को ही पता है कि ये लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की डेट कौन सी होनी चाहिए, वही डेट होनी चाहिए जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में डाली हुई है। बट अगर आपने लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया 31 अक्टूबर का और आपने रिपोर्ट में डेट डाल दी 30 नवंबर 2020, तो भैया आपको एक और ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, कि कहीं इस 1 महीने के अंदर इस बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं होगी जिनका कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जिनका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है या जिनका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो हमको फिर देखनी पड़ेगी, ये प्रोसीजर और फॉलो करना पड़ेगा, फिर हमको ये रिप्रेजेंटेशन फिर और उनसे लेना पड़ेगा कि हाँ जी यही हुई है, इसी का इस बीच में कोई इवेंट होगी या इतनी हुई या नहीं हुई, वो हमको एक और रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए टू बी ऑन द वेरी सेफर साइड, आप रिप्रेजेंटेशन की डेट जो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप बनाते हैं या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो बात कर रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, उसकी डेट और आपके ऑडिट रिपोर्ट की डेट एक ही होनी चाहिए। हाँ जी, और कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी, ऑडिबल सर? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, एक चीज पूछना था, आपने जैसे कहा रिप्रेजेंटेटिव डेट सेम होना चाहिए जो ऑडिट रिपोर्ट का, उससे पहले का भी तो हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट? किससे किससे पहले का मतलब अगर 30 अक्टूबर की हमने रिप्रेजेंटेशन डेट रखी है, हाँ। ठीक है, सेम डेट का ही होना चाहिए 30, तो आप कहते हैं उससे पहले हम ऑडिट रिपोर्ट साइन भी नहीं कर सकते? वो तो पॉसिबल है ना करना, पहली डेट, बाद की डेट नहीं कर सकते, पहली डेट तो हम कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। अब देखो, अगर आप मतलब सपोज आपने पहली डेट मतलब उसमें क्या हुआ, देखो जो आपने मतलब आपका बोलने का मतलब जैसे 31 अक्टूबर को आपने लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया, आपने साइन कर दिया माना 15 अक्टूबर को, ठीक है, पहले डेट का। अब उसमें क्वेश्चन ये पूछता है जो आपने ऊपर लिखा हुआ ना कि मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल एक्नॉलेज करता है, ये करता है, वो तो उस दिन तो आपको नहीं पता उसने एक्नॉलेज नहीं की थी, वो तो बाद में करता है एक्नॉलेज लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कोई ये बोल सकता है उस डेट को जिस दिन आपने रिपोर्ट इश्यू की उस दिन तो आपने आपने आपके पास कोई एविडेंस नहीं था जो आप लिख रहे हो इसके ऊपर। तो ये सारी चीजें इसलिए हम कह रहे हैं कि वो उसी होता है जनरल। राइट सर। हाँ। एंड सर एक टैक्स ऑडिट का भी रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है हमें, जो बिल्कुल, वो टैक्स ऑडिट वो भी ऑडिट है ना, देखो हाँ टैक्स ऑडिट भी ऑडिट है पर और उसमें उसके भी क्वेश्चन सारे आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। उसमें क्वेश्चन नहीं आता है कि अब हमने लेते हैं मैनेजमेंट से, बट मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं आता है कि जो टैक्स ऑडिट में सेक्शन है वो मैनेजमेंट को क्या पता है कि कौन सा सेक्शन में क्या है, वो तो हमने लिख दिया, आपने कहा कि हमें क्या पता क्या सेक्शन, आपने जो लिया आपने फाइन करके दे दिया। वही तो बात, देखो हम जितने भी लेते जैसे उसमें हम लिख देते ना भाई ये वाला कंप्लाई हुए, हमने सारे अप्लाई किए, जितने भी उसमें क्लॉज होते हैं ना, हम तो क्या करते हैं हर क्लॉज का रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं उससे। हाँ जी, सारे क्लॉज वाइज बिल्कुल जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जितने क्लॉज है सिर्फ इसका ये कर दिया मैंने, इसका ये कर दिया, वो बाद में हमने वेरीफाई भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू तभी है जब आप उसको अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, then it only becomes ऑडिट एविडेंस, यू कैन से इट इज माय ऑडिट एविडेंस। केवल रिप्रेजेंटेशन लेने से कभी चीज ऑडिट एविडेंस नहीं बनती। आपने पहले रिप्रेजेंटेशन किया, आपने उस पर ड्यू डिलिजेंस लगाया, क्योंकि एससी 580 में लिखा है कि उसके लेने के बाद आपने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना, वो प्रोसीजर आप उस पर अप्लाई करोगे, उसके बाद तब आप कहोगे कि हाँ ये ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि आपने चेक भी कर लिया जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल, ठीक है। कितने लोग लिखते हैं
कभी आप ये जैसे लिखा ना, इन्वेंट्री एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, राइट सर, राइट। दैट इज टोटली रॉन्ग, because inventories can't be certified by management, because आप ऑडिटर रिपोर्ट में लिखते हैं कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, ये फॉलो किया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, तो एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट क्या होता है? भैया आपने इन्वेंट्रीज वेरीफाई की है ना, इन्वेंट्रीज की वैल्यू वेरीफाई की है आपने, ये टू में पूरा फॉलो किया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपने बोला, तो आप एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट क्यों बोल रहे हो? अगर मैनेजमेंट ने आपको सर्टिफिकेट दिया तो आपने ड्यू डिलिजेंस लगाया होगा उसके ऊपर। हाँ, वो हमने चेक किया, राइट। हाँ, तो यू कैन नॉट राइट एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट, बिकॉज मैंने देखा ना बहुत लोग लिखे रहते हैं एज सर्टिफाइड बाय, होता था बिल्कुल। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट बिकम ओवर आफ्टर दैट, बिकॉज इफ यू राइट एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट दैट गिव्स, हाँ बहुत, तो नहीं, इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट। आप वो तो हर चीज सर्टिफाई करता है मैनेजमेंट, बिकॉज दीज आर द असर्शन ऑफ द मैनेजमेंट, जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर आइटम, हर फिगर वो सर्टिफाई करता है। बेसिकली वही सर्टिफाइड, वही तो बोलना नहीं मैंने इतना खर्चा किया, मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी है, वो तो सर्टिफाई तो हर चीज को कर रहा है। हम उस सर्टिफाइड को क्या कर रहे हैं, उस असर्शन को हम अपना ड्यू डिलिजेंस ऑडिटिंग प्रोसीजर लगा के वेरीफाई कर रहे हैं, और उसके बाद अपने ट्रू एंड फेयर की रिपोर्ट दे रहे हैं। पर अगर ऐसे तो हमको हर चीज पर लिखना चाहिए एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट के बेसिस पर अगर हम अपनी ओपिनियन इशू कर रहे हैं तो हमारी ओपिनियन नहीं ना, हो तो फिर वो तो मैंने जब मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट दिया, मैंने हाँ बोल दिया, ये तो फिर ऑडिट कहाँ से हुआ? तो व्हाई द पीपल रिलाई ऑन आवर ओपिनियन? कोई कारण नहीं है कि उनको हमारे रिपोर्ट पर रिलाई करना चाहिए। वो अगर रिलाई क्या करे, मैनेजमेंट ने लिख के दिया, आपने बोल दिया, बस हो गया काम। तो इसलिए कभी भी ये चीजें लिखना, क्योंकि जब ये डिसिप्लिनरी उसमें जाते हैं ना कमिटीज में, इंस्टीट्यूट में, तो ये सारी बातें उस वक्त आती हैं कि भाई आपने कितनी नॉन कंप्लायंस की। आप अगर आपने एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट लिख दिया और उसके बाद बोल रहे वहां जाके, क्या बहुत से ऑडिटर भी बोलते हैं सर वो तो मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट दिया, मैं क्या करूं? तो सर्टिफिकेट दिया भाई, तुम्हारे ऑडिटर इसलिए बुलाया कि भाई तुम कहते थे मैं तो उस दिन प्रेजेंट ही नहीं था जिस दिन इन्वेंट्री टेक अप हुई थी, ठीक है, नहीं था हमारे पास उसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि जो मैनेजमेंट उस दिन उनको आपको बुलाना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी नहीं दी उन्होंने, माना सको, बट आपने उसके बाद ड्यू डिलिजेंस तो लगाया होगा ना, उसके बाद उसके स्टॉक रिपोर्ट देखे होंगे, कोई भी आपने एक प्रोसेस लगाया होगा कि ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। बिकॉज हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या वेरीफाई करते हैं, एग्जिस्टेंस, क्या वो एग्जिस्ट करती थी, क्या ये अकरेंस हुई थी, क्या इसकी वैल्यू ठीक है, ये सारी चीजें तो हमको वेरीफाई करने में ऑडिटिंग यही तो होती है, जो बेसिक है। सारे असर्शन हम वेरीफाई करते हैं, और असर्शन हमने वेरीफाई करके तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है, और सर्टिफाइड दैट विल गिव अ हिंट टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया ये ऑडिटर तो सर्टिफिकेट पर ही विश्वास कर रहा है, लोगों के वो इसके मैनेजमेंट पे तो इसके रिपोर्ट पर क्या विश्वास करें। तो आई थिंक दैट विल रेज अ क्वेश्चंस ऑन इट, एंड इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो लेटर, कम से कम जब पीयर रिव्यू के लिए तो लेटर और रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो हम रिपोर्ट में लिख रहे हैं वो भी एक्नॉलेज करेंगे, और उसके बाद हम उस पर जो हम अपना ड्यू डिलिजेंस तो लगाएंगे, और उसकी डेट और इसकी डेट में लगभग एक होनी चाहिए। जैसे हम कंपनीज में देखते हैं जिस दिन बोर्ड अप्रूवल होती है उसी रेजोल्यूशन का अप्रूवल की डेट ही हम ऑडिट रिपोर्ट पर डालते हैं, और वहां भी लेटर और रिप्रेजेंटेशन की डेट हम वही डालते हैं। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी। सर एक अभी डॉक्यूमेंट था इंस्टीट्यूट का हमारा, जिसमें कि जब ऑडिट रिपोर्ट हम लिख रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन का ऑप्शन 3CB 3CA में आता है कि ऑब्जर्वेशंस में आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन करनी कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग एंड वी हैव डन ऑल ड्यू डिलिजेंस। आपको अगर कोई ओपिनियन है पर्टिकुलर जिसमें आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक ओपिनियन है या डिस्क्लेमर है, वो आप मेंशन कीजिए। बट आज के मैंने ऑडिट रिपोर्ट देखी हैं जो हम इशू करते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग अवर ओपिनियन ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जीएसटी ऑडिट में चीजें मेंशन कर रहे हैं। तो क्या ये रिक्वायरमेंट्स हैं या हम सेपरेटली कहीं? वो तो आपने, हम इस रिपोर्ट में भी लिख रहे हैं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज रिपोर्ट करने के लिए जी, वो तो हम लिख ही रहे हैं। अगर आप इस रिपोर्ट की भी बात करो, हम हर रिपोर्ट में यही लिखते हैं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, जैसे कैश सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट, या जब हमने कैश नहीं, पर ये सर्टिफिकेट सब हमने लेने हैं अपने, हमने रिपोर्ट में नहीं लिखनी है चीजें, ना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी है चीजें एज सर्टिफाइड बाय मैनेजमेंट।
क्योंकि जो मैनेजमेंट, हम तो कह रहे हैं ना ऑडिट, जो मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट जो अगर रिपोर्ट देखो, उसमें हम तो पहले ही लिख रहे हैं, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, हम तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं खाली। राइट सर, ओके। हाँ ठीक है। तो अब वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल, अब वो तो ये नहीं बोल सकते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमको लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं इसको, कि भाई वो एक्नॉलेज करता है, उस लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो शुरू लाइन आती है वहां वो लिखता है वी एक्नॉलेज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ये सारा लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, एक्चुअली हमने बनाया रहता है, हमारा फॉर्मेट है, हम तो बोलते हैं ना उसको साइन कर देंगे। जब हम पहले साइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप पहले इसको साइन कर दो, इसको साइन कर दिया, उसके बाद हम रिपोर्ट साइन करते हैं, तो उसको इनफैक्ट पता भी नहीं होता क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। बट कंपनीज में जो जहाँ गवर्नमेंट, जहाँ लिस्टेड कंपनीज होती हैं, या जो जहाँ पर रियली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से काम होता है, तो वो मैनेजमेंट जो हमारा LOR होता है, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो एक्चुअली बोर्ड में जाता है, बोर्ड उसको अप्रूव करती है, और बोर्ड अप्रूव करने के बाद किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करती है कि ये साइन करेगा इस लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो वो वहां पर हमने कंपनी में ये भी देखना होता है कि हम उसको डायरेक्टर से ही लें खाली, वो वहां पर, यहाँ पर जैसे यहाँ पार्टनर से लेंगे, तो वहां पर ये हम नहीं कह सकते कि भाई वो इसका मतलब, क्योंकि बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोर्ड उसको सारे देखता है, वो कहता है हाँ जी, क्योंकि साइन तो उन्होंने, हमने फॉर्मेट बना के दिया है, देख वो चाहे तो उसमें कुछ और लिख सकते हैं जो वो और अंडरटेकिंग देना चाहते हैं, और कुछ और डिस्क्लोजर हमको देना चाहते हैं, अलग बात। ओके, थैंक यू। प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कि हम जो हमने बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज के केसेस में तो उन्होंने बोला है सेक्शन 133 में लिखा हुआ कि इन कंपनीज पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, ये अप्लाई होंगे, जिनके इन पर इंडियस अप्लाई होंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे जो IFRS है। बट कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो है उनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के, और उन पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अलग अलग है। तो कह रहा है कि जो लेवल 1 में जो टर्नओवर है जिनकी 50 करोड़ से ज्यादा, या 50 करोड़ से इक्वल है, यहाँ पर मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, बट 50 करोड़ से जिनकी ज्यादा है, या जिनकी बोरोइंग्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बैंक से हैं, और इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स अगर किसी से ले रखे हैं, तो अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है, जब हम बात करते हैं कि डिपॉजिट ले रखे हैं, कोई बोलेगा नहीं साहब पार्टनरशिप फर्म तो डिपॉजिट ले नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, अरे नहीं ले सकती तो नहीं ले सकती, पर ले रखे ना उसने, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, और जब ऑडिटर की बात होती है, हम अकाउंटिंग में सब्सटेंस से चलते हैं, लीगलिटी से नहीं चलते। वो कहता है ये ले नहीं सकती, तो नहीं ले सकती, वो तो हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि नहीं ले सकती है, बट उसने ले रखे हैं, तो ले रखे हैं, तो भैया वो तो सब्सटेंस है। अब हमने देख उसको भी चेक करना है, उसने गलत भी ले लिया तो वो ठीक है कि नहीं है, सही है, वो फिर भी देखना है हमको। जो हमको ठीक नहीं लगता वो हमने अपनी रिपोर्ट में लिखना है, पर हम ये नहीं बोल सकते तुमने गलत ले, तुम ले नहीं सकते, क्यों ले लिए तुमने, वो कहता ले लिए, अब ले लिए तो भैया रिपोर्ट तो करना है ना उसके ऊपर, बिकॉज अकाउंट जो हमारा जो ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है कि पहला वाला स्टैंडर्ड में लिखा है कि हम सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर चलते हैं। लीगलिटी कुछ भी हो सकती है, पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट बनाती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखता है कि वो सब्सटेंस से चलेगी, लीगलिटी से नहीं चलेगी। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है कि लीगल कुछ बोलता है, सब्सटेंस कुछ, फाइनेंशियल सब्सटेंस कुछ बोलता है, तो फाइनेंशियल सब्सटेंस से हिसाब से प्रेजेंटेशन होगी, रिपोर्टिंग होगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि बोरिंग्स अगर उनकी 10 करोड़ से ऊपर है और टर्नओवर 50 करोड़ की है, तो उनको हम लेवल 1 इंटरप्राइजेज बोलते हैं, लेवल 1 एंटिटी बोलते हैं। लेवल 2 में पता है 50 करोड़ से कम है, और बोरिंग्स जो है वो 10 करोड़ से कम है, तो वो लेवल 2 में है। तो बाकी जो जिनका कुछ नहीं है, 50 करोड़ नहीं, बोरिंग्स 10 करोड़ से कम, 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ है, वहां पर भी ऊपर शायद 50 करोड़ है, 50 करोड़ से कम होगा, तो वो अगर है तो वो लेवल 2 में जाते हैं। और बाकी जो किसी में फिट नहीं बैठता वो रेजिडुअल है, वो रेजिडुअल्स में वो कहते हैं ये जाएंगे।
बेसिकली जो कुछ पता नहीं चला, जहां टर्नओवर का इश्यू नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस हैं एक्चुअली बेसिकली इसमें, लेवल 1 लेवल 2। अब वो क्या बोलता है कि कंप्लायंस आप कैसे करोगे, ऑल एप्लीकेबल ईएस इश्यूड बाय द आईसीआर, जो लेवल 1 के लिए है वो मतलब जो कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, पर ये लेवल 1 पर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। ऑल एप्लीकेबल ईएस इश्यूड बाय द आईसीआर मींस आईसीआर ने 29 ईएस इश्यू किए हैं, उसमें से 2 डिलीट हो गए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन का था, वो डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर ही जोड़ दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था, वो बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इश्यू हुआ जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है उसके साथ जोड़ दिया गया। इसलिए दो इफेक्टिवली 27 स्टैंडर्ड है, तो 27 के 27 लगते हैं पूरे के पूरे, एक्सेप्ट कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि जैसे भी कंसोलिडेशन का है, एसोसिएट का है, ये वाला इन्वेस्टमेंट, जो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड है बीच में 21 23 ज्वाइंट वेंचर्स, ये वाला कुछ मतलब ज्वाइंट वेंचर की भी लगेगा, बट जो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड हैं जो केवल कंपनीज पर लगते हैं वो नहीं लगेंगे, बाकी इन पर सारे के सारे एप्लीकेबल है। उसके बाद लेवल, जैसे लेवल 1 में आप बोल रहा है, लेवल 1 में क्या है कि ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट, ये जो मैं आपको बताया ना लेवल 1 पर कौन से स्टैंडर्ड नहीं लगते, ES 21 जो कंसोलिडेशन का है, कंसोलिडेशन लिखा हुआ है, ES 23 वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो लिखा हुआ है। ES 25 जो है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट देते हैं उसका है, और ES 27 जो है आपका ये ज्वाइंट वेंचर्स का कंसोलिडेशन को ज्वाइंट वेंचर में क्या करते हैं वो उसका है। तो ये वाले कंसोलिडेशन और ज्वाइंट वेंचर का बेसिकली, तो वो ये कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड नहीं लगते लेवल 1 पर, बाकी सारे के सारे स्टैंडर्ड लगेंगे। मतलब मैंने आपको बताया ना 27 है, तो 27 में आप 4 कम कर दीजिए, 23 स्टैंडर्ड पूरे लेवल 1 पर लगते हैं। और लेवल 2 और लेवल 3 पर ES इज नॉट एप्लीकेबल, जो बिल्कुल नहीं लगते वो है ES 3, जो मैंने आपको बताया ना कैश फ्लो का है, ES 3 ऊपर लेवल 1 पर ही लगता है। ES 3 जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होती है उन पर लेवल 1 पर। तो जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम कैश फ्लो की बात केवल 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों की बात करते हैं, या जो 10 करोड़ से ऊपर दिन में वो ले रखी है, बोरोइंग्स ले रखी है, तो उनके लिए बात कर रहे हैं, बाकी के लिए बात कर रहे हैं। ES 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग है, उन पर नहीं लगता। ES 18 रिलेटेड पार्टीज का है, वो उस पर नहीं लगा रखा है। ES 23 और ES 24 वो 23 जो ऊपर है एसोसिएट का, और 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का है, तो वो नहीं लगता। और उनमें कुछ रिलैक्सेशन है वो लगते हैं। ES 15 एम्प्लॉय बेनिफिट का है, पर लेकिन उस पर तो वो स्टैंडर्ड में काफी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे वहाँ ये एक्चुअली से वो आपको वैल्यूएशन करानी है, तो ES 15 में लिखा है जहां एम्प्लॉय 50 एम्प्लॉय से कम जिसमें है, तो वो अपने आप भी एक वैल्यूएशन कर सकते हैं अपना अंदाजे से अपने हिसाब से, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वहां उनको एक्चुअल वैल्यूएशन मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो ES 15 लगता है उन पर, तो कुछ उसमें रिलैक्सेशन इस तरह की की हुई है। ES 19 लीजेज का भी लगता है, पर लीजेज में कहीं उनको कंपटीशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और कुछ कहीं पर उन्हें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कुछ की हुई है। ES 20 नहीं लगता, ES 20 अर्निंग पर शेयर का है। ES 28 है इसका इम्पेयरमेंट का है। ES 29 प्रोविजंस का, बट ये रिलैक्सेशन है, इसमें लगता है ये सारे स्टैंडर्ड उन पर लगते हैं, पर कुछ में रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन वो उसमें दे रखी कौन कौन से नहीं लगते, जैसे ES 29 प्रोविजंस का, प्रोविजन तो सबको बनाने पड़ते हैं, पर प्रोविजंस में कुछ अब जैसे नया ES 29 है उसमें प्रेजेंट वैल्यू पर बनाना पड़ता है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट कुछ चीजों में नहीं लगेगा इस पर। कुछ वो कह रहा है कि इसमें डिस्क्लोजर लेनी होती है, वो डिस्क्लोजर पार्ट उन्होंने एग्जाम कर रखा है उनके लिए, बट वैसे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है जो रिलैक्सेशन में। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जरा कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, अगर लेवल 1 ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप फर्म का आप ऑडिट कर रहे हैं तो उन पर सारे स्टैंडर्ड लगते हैं इन 4 स्टैंडर्ड के अलावा, और वो चारों वो 21 के कम से कम आप उनको उनकी कंप्लायंस आपको देखनी है जितना उन पर रिलेवेंट है उनके लिए। वैसे लेवल 2 पर कितने लगते हैं, उनमें कुछ की में रिलैक्सेशन है, किसी का कुछ है, तो वो हमको जरूर देखना है। और स्पेशली जैसे ES 15 है जहाँ एम्प्लॉय 50 से कम है, तो आप उनको ये ना बोलो कि आप एक्चुअली से वैल्यूएशन करा के लाओ, ग्रेच्युटी फीस की लाओ, वो अपने आप अपना एक जो अपने अंदाजे से भी बना सकते हैं ग्रेच्युटी का,
प्रोविजन लीगल कैशमेट अगर उनके पास है तो वो कर सकते हैं। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में कम ही होता है ये चीजें, पर फिर भी मतलब जो लॉ का पोजिशन है वही है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट आस्क मी, दैट वाज द फॉर्मेट। और आप लोगों को अगर कंप्लायंस का फॉर्मेट है वो भी वहां पर दिया हुआ है, क्योंकि आज हमारा जो सब्जेक्ट था वो ये था कि अगर जिनका और ऑडिट नहीं होता है और बाकी कहीं उनको ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है तो वो उसको इस फॉर्मेट में देने जो मैंने आपको बताया। बट अगर कोई आपसे बोले कि मेरे को इस फॉर्मेट में रिपोर्ट दो तो फिर वो कंप्लायंस का है, और कंप्लायंस का फॉर्मेट भी उन्होंने दे रखा है उसमें, पर वो उसको जो चेंज करना पड़ता है हर मतलब जो जिस टाइप का कंप्लायंस जो मांग रहे हैं ना उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बनानी पड़ती है। फॉर्मेट उसका भी SA 700 के अंदर दिया हुआ, उसमें दिया हुआ है उसका। बट दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडिट एक्सप्रेशन और ओपिनियन, मतलब कंप्लायंस का एक्सप्रेशन है। कभी कभी तो ओपिनियन एक्सप्रेशन नहीं मांगते हैं, वो तो खाली कंप्लायंस मांगते हैं कि आप ये बोल दो ये कंप्लाई विद है, और ये वाला या ये प्रोसीजर, वो करते प्रोसीजर भी बोल देते हैं, तो वो फिर उसका फॉर्मेट अलग है। बट एक जनरल जो फॉर्मेट है जो खाली बोलते हैं ना ऑडिटेड अकाउंट चाहिए, तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ये है उसके लिए। तो आपको अगर कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो भी अभी तक हमने बात की। थैंक यू रावत सर। किसी भी मेंबर की अगर कोई भी क्वेरी है, क्योंकि नाउ व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका इनकम टैक्स में 44 AB में जो अमेंडमेंट हुई है उसकी वजह से इनकम टैक्स ऑडिट आपको आपके टैक्स पेयर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, SSC के ऊपर फाइल करना नहीं बनता, और टैक्स पेयर को बैलेंस शीट चाहिए ऑडिटेड, तो उस केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जनरल पर्पस उसको बैलेंस शीट चाहिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए। जैसा रावत सर ने बताया, तो अगर जनरल पर्पस है तो SA 700 में जनरल पर्पस ऑडिट रिपोर्ट वी हैव टू कंप्लाई, और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए है देन अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक चीज को हम लोगों को ट्रू एंड करेक्ट फॉर्म में देखना है, अदरवाइज ट्रू एंड फेयर फॉर्म में देखना है। और कौन कौन से काउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, कौन से नहीं लगते, नोट्स टू अकाउंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरीके से बैलेंस शीट्स को स्टडी करती है, और बैंक्स आर वन ऑफ द मेजर रीजंस जो CAs के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी में एक्शंस जा रहे हैं। सो रावत सर हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो अब किसी भी मेंबर की अगर कोई भी क्वेरी है कि हमें किस तरीके से इन पर्टिकुलर केसेस को टेकअप करना है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो वो प्लीज आप पूछ लीजिए। बीरबांशु, आपको कुछ कमेंट करना है? नहीं, मोहित जी कुछ नहीं, कौन कमेंट नहीं। आई थिंक सर मेंबर्स की और क्वेरीज नहीं है। सो थैंक यू रावत सर, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन, एंड एवरी टाइम यू गिव्स लेक्चर सर, ऐसा लगता है कि जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट साइन तो कर रहे हैं लेकिन ऑडिट कर नहीं रहे अच्छे से, क्योंकि जितनी डेप्थ में जाके आप बताते हैं और जिस प्रोसीजर से कहते हैं, शायद एवरी टाइम आई स्पेसिफिकली लर्न कि किस तरीके से ऑडिट अप्रोच रखनी चाहिए, एंड दिस हैव आल्सो क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट कि जो टैक्स पेयर्स टैक्स ऑडिट के प्रीव्यू से बाहर हो गए हैं बट दे नीड ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो उनके केस में किस प्रिकॉशन के साथ हम उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग। जिन मेंबर्स ने अटेंडेंस नहीं लगाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो गूगल फॉर्म की जो अटेंडेंस शीट है हमारी, वो आप प्लीज फिल कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट द CPRs। थैंक यू रावत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल डेलिब्रेशन। थैंक यू।